नमस्कार दोस्तों। आज हम पड़ोसी देश नेपाल की बात करने जा रहे हैं कि आखिर नेपाल में दंगे होने के क्या कारण है। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती, हिमालय की वादियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों वहां शांति नहीं बल्कि अशांति है। सड़कों पर भीड़ है, नारेबाजी है, आक्रोश है और जगह जगह आगजनी और हिंसा की खबरें आ रही हैं। सवाल यह है कि आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि हालात दंगों तक पहुंच गए। क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से है या इसके पीछे और भी गहरी कहानी छुपी है? आज हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, नेपाल पिछले कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। वहां सरकारें बार बार बदलती रही हैं, कभी एक पार्टी तो कभी दूसरी सत्ता में आती है, लेकिन जनता की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पारदर्शिता की कमी वहां की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। आम आदमी, खासकर युवा वर्ग, राजनीति से बेहद निराश हो चुका है। अब इसी असंतोष के बीच सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आग में घी डालने का काम किया। यह घटना है 4 सितंबर 2025 की, जब नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स यानी ट्विटर जैसे 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नेपाल के नए नियमों का पालन नहीं कर रही थीं और इनसे साइबर क्राइम, फेक अकाउंट और हिंसा फैलाने वाले कंटेंट का खतरा बढ़ रहा था। देखने में तो यह फैसला सही लगता है, लेकिन हकीकत में इसका सबसे बड़ा असर पड़ा देश के युवाओं पर। आज के जमाने में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, यह पढ़ाई का जरिया है, यह बिजनेस का प्लेटफॉर्म है और सबसे बढ़कर यह आवाज उठाने का माध्यम है। खासकर नेपाल का जेनजेड यानी 1995 से 2010 के बीच जन्मी पीढ़ी, जो पूरी तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया पर निर्भर है, उसने इस बैन को अपनी आजादी पर हमला माना और यही से असली गुस्से की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर नहीं था। यह गुस्सा सालों से जमा हो रहा था। नौकरियां न मिलना, भ्रष्ट नेताओं का घोटाला, पारदर्शिता की कमी और लगातार टूटता हुआ विश्वास, युवाओं का मन पहले ही भर चुका था। सोशल मीडिया बैन तो बस आखिरी चिंगारी थी जिसने पूरे देश को जला दिया। 8 सितंबर 2025 को वह दिन आया जब नेपाल की सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। युवा सीधे संसद की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में झंडे थे, नारों की गूंज थी और चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर की गोलियां चलाई गईं। लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को असली गोलियां तक चलानी पड़ी और इसी गोलीबारी में कम से कम 19 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। जब यह खबर पूरे देश में फैली तो गुस्से की लहर और तेज हो गई। प्रदर्शनकारी सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर तक पहुंच गए। कई राजनीतिक कार्यालयों और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू दहशत के माहौल में डूब गई। यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि यह सीधा जनता बनाम सरकार की जंग बन गया। अब सवाल था, सरकार क्या करेगी? दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ा। गृह मंत्री ने अपनी गलती स्वीकारते हुए इस्तीफा दे दिया और अंत में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी 9 सितंबर 2025 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह एक बड़ा राजनीतिक झटका था जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की। साथ ही एक जांच समिति बनाई गई जिसे 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या इससे समस्या का समाधान होगा या यह केवल कुछ समय के लिए दबा हुआ ज्वालामुखी है जो फिर फूट पड़ेगा? इस घटना का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आज की युवा पीढ़ी को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। वे अपनी आवाज उठाना जानते हैं और अगर उनकी मांगें नहीं सुनी जाएंगी तो वे सड़कों पर उतर आएंगे। नेपाल का युवा चाहता है पारदर्शिता, ईमानदारी, रोजगार और सबसे जरूरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, नेपाल की यह घटना सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। यह पूरी दुनिया के लिए और भारत जैसे लोकतंत्र के लिए भी एक चेतावनी है। अगर सरकार और जनता के बीच भरोसा टूट जाए तो हालात कितने बिगड़ सकते हैं, यह नेपाल की घटना ने साफ दिखा दिया। तो चलिए जानते नेपाल में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, नेपाल में जो दंगे अभी हुए, उन्होंने पूरे देश को हिला दिया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया गया है और सरकार जांच समितियां बिठा रही है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले राजनीति की बात करें। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अब वहां गठबंधन सरकार बनने की कोशिश होगी। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन जनता का गुस्सा इतना गहरा है कि सिर्फ नया प्रधानमंत्री या नई पार्टी आने से समस्या हल नहीं होगी। जनता अब ठोस बदलाव चाहती है। यहां सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है नेपाल का युवा वर्ग, जनरेशन जेड,
जिसने सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखा दी। अब यह युवा चुप बैठने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में ये लोग सोशल मीडिया और सड़कों दोनों पर सक्रिय रहेंगे। यह पीढ़ी अकाउंटेबिलिटी चाहती है, यानी नेताओं से सीधा हिसाब। वे चाहेंगे कि जो भी नया प्रधानमंत्री बने वह साफ साफ रोड मैप बताए कि बेरोजगारी कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार कैसे घटेगा और पारदर्शिता कैसे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक खतरा भी है। जब जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं और सरकार उन पर खरा नहीं उतरती, तो निराशा और गुस्सा और भी बढ़ जाता है। नेपाल में आने वाले कुछ महीनों में बार बार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। अगर सरकार वादे पूरे नहीं करती तो यह विरोध फिर से हिंसक रूप ले सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक हालात की। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर है। पर्यटन, रेमिटेंस और कृषि उस पर टिकी हुई है। दंगों और राजनीतिक अस्थिरता से निवेशक डर जाते हैं। पर्यटन उद्योग को भी झटका लगता है। अगर यह स्थिति लंबी खिंचती है तो बेरोजगारी और गरीबी और बढ़ेगी, और जब पेट खाली हो तो गुस्सा और ज्यादा उफान पर आता है। यानी राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट एक दूसरे को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। यहां पर नेपाल का भू राजनीतिक महत्व भी सामने आता है। नेपाल भारत और चीन के बीच फंसा हुआ है। भारत की कोशिश होगी कि नेपाल में स्थिरता बनी रहे, क्योंकि अस्थिर नेपाल भारत की सुरक्षा और सीमाई इलाकों के लिए खतरा हो सकता है। वहीं चीन भी नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ऐसे में आने वाले दिनों में नेपाल में भारत और चीन दोनों की राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ सकती है। यह दखल कभी मदद के रूप में दिखेगा और कभी दबाव के रूप में। अब सोचिए, अगर नेपाल की नई सरकार पारदर्शी और जनता केंद्रित फैसले लेती है तो धीरे धीरे हालात सुधर सकते हैं। सोशल मीडिया को सही नियमों के साथ चलने दिया जाए, युवाओं के लिए स्टार्टअप और रोजगार योजनाएं लाई जाए, भ्रष्टाचार पर कड़े कदम उठाए जाएं, तो जनता का भरोसा धीरे धीरे लौट सकता है। इस स्थिति में नेपाल का लोकतंत्र और मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर राजनीति फिर से वही पुराने रास्ते पर चली, यानी गठबंधन की खींचतान, नेताओं के घोटाले, जनता की आवाज दबाना, तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। तब नेपाल में लंबे समय तक अशांति रह सकती है। और अगर हालात बेकाबू हुए तो सेना की भूमिका भी बढ़ सकती है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, नेपाल का भविष्य दो राहों पर खड़ा है। एक राह है बदलाव की, जहां सरकार और जनता मिलकर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर लगाम लगाए और देश को स्थिर बनाए। दूसरी राह है टकराव की, जहां सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहे और जनता अपने गुस्से पर। अगर दूसरी राह चुनी गई तो नेपाल आने वाले वर्षों में बार बार दंगों, हिंसा और राजनीतिक संकटों से जूझता रहेगा। युवाओं का रोल यहां निर्णायक होगा। यह पीढ़ी इंटरनेट युग की है। इन्हें दुनिया भर की जानकारी है। इन्हें पता है कि दूसरे देशों के युवा कैसे रोजगार पा रहे हैं, कैसे तकनीक और स्टार्टअप से बदलाव ला रहे हैं। इसलिए ये केवल नारों से संतुष्ट नहीं होंगे। इन्हें असली बदलाव चाहिए, और अगर वह नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन को और बड़ा कर देंगे। अब सवाल यह है कि नेपाल की नई सरकार कौन सी राह चुनेगी। क्या वह जनता की आवाज सुनेगी या सिर्फ सत्ता बचाने में लगी रहेगी? यही आने वाले समय का सबसे बड़ा मोड़ होगा। दोस्तों, यह थी नेपाल के दंगों की पूरी कहानी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।